हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, और बारी बारी से कारक के भेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रियाओं के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? तो चलिए उसके बारे में लिख लेते हैं हम। जब जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रियाओं अन्य पदों या क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक के बाद आता है एक शब्द कि कारक के बाद विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए विभक्ति के बारे में देख लेते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। ठीक है, विभक्ति को क्या कहते हैं? विभक्ति को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, विभक्ति किसे कहते हैं? चलिए लिख लेते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? चिन्ह विभक्ति कहलाता है। और इस विभक्ति को क्या बोलते हैं हम? विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ विभक्ति और कारक की परिभाषा देख लिए। अब देखते हैं हम कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक। चौथा होता है संप्रदान कारक। और पांचवा होता है आपादान कारक। और छठा होता है संबंध कारक। सातवां होता है अधिकरण कारक। और
आठवां होता है संबोधन कारक। ठीक है, ये होता है हमारा कारक के भेद। कारक के भेद हिंदी में कितने होते हैं? कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक और पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। तो ये तो हुए हमारे कारक के सभी 8 भेद। चलिए इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कर्ता कारक देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता किसे कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का चिन्ह होता है ने होता है। ठीक है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है, तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। फिर क्रिया करने वाले को व्याकरण में क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारण कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारण का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारण का चिन्ह होता है ने। ठीक है, ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होते हैं। जो क्या है, जो कर्ता कारक होता है वो क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है, तथा इनका विभक्तियों में प्रयोग, पूछे कि कर्ता कारक का विभक्तियों में प्रयोग कैसे होता है? तो सकर्मक के साथ ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। ठीक है, लेकिन कैसे? तो वो भी भूतकाल में होता है। जो विभक्ति का प्रयोग होता है सकर्मक क्रिया के साथ होता है, वो भी कहाँ होता है? वह भी भूतकाल में होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो जैसे हमने लिखा राधा ने नृत्य किया। राधा ने नृत्य किया। ठीक है, ऐसे एक और लिखते हैं हम। मीरा ने गीत गाया। मीरा ने गीत गाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ भी ने है, यहाँ भी ने है, तो क्या हुआ? ये कर्ता कारक हुआ। ठीक है, तो जो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, यहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये वाक्य क्या हुआ? ये हुआ कर्ता कारक। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा कर्म कारक। ठीक है, क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है।
विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, शब्द पर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या हुआ कर्म कारक की? तो वो हुआ को। ठीक है, अब ये विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्म कारक। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया। ठीक है, एक और लिखते हैं हमने, जैसे राम को बुखार हो रहा है, राम को बुखार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें को का प्रयोग हुआ है यहाँ पे कर्म कारक का, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? सजीव के लिए। नौकर क्या है? सजीव है। ठीक है, यहाँ भी को का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है। राम को बुखार हो रहा है, तो राम क्या है? सजीव है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कर्म कारक हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है हमारा करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? तो करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कहते हैं। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उस क्रिया के साधन को हम करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसको। तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है ठीक है, तो उस क्रिया के साधन को हम क्रिया के साधन को क्या कहते हैं? हम
करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। ठीक है। और इस करण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो विभक्ति, करण कारक विभक्ति हम यहाँ लिख देते हैं। विभक्ति होती है से, कमा, के द्वारा। ठीक है। तो करण कारक वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्रिया के साधन को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति होती है से, के द्वारा। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। तो जैसे हमने लिखा कि मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने गिलास से पानी पिया। मैंने गिलास से पानी पिया। ठीक है। तो इसमें क्या है? यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मैंने कलम से लिखा, तो कर्म कारक करण कारक की परिभाषा क्या थी? कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्रिया के साधन को हम करण कारक कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है? से क्या है? विभक्ति है करण कारक की। तो यहाँ से का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य पूरा क्या हुआ? ये हुआ हमारा करण कारक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम उसके बारे में। तो जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा के रूप को क्या कहते हैं? हम संप्रदान कारक कहते हैं। के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। इसकी विभक्ति कौन कौन सी होती है? तो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो के लिए को, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए को। चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, हम समझते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, राजा ने गरीब को कंबल दिया। राजा ने गरीब को कंबल दिया। ठीक है। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं हम। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया। ठीक है। तो यहाँ विभक्ति क्या हुई? यहाँ भी को का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के उस रूप को जिससे क्रिया के
विभाग की अवधि सूचित होती है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। या हम इसको एक और तरह से लिख देते हैं, मतलब इसको परिभाषित करते हैं कि अपादान का अर्थ क्या होता है, पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। चलिए इसी को लिखते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। वहाँ अपादान कारक होता है। या ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति क्या होती है, तो विभक्ति होती है से। ठीक है। से मतलब क्या होता है, अलगाव की स्थिति में से का प्रयोग होता है अलगाव की स्थिति में। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो रहा है, यानी अलगाव हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अपादान कारक होगा। जैसे एक और लिख लेते हैं हम, नदी पहाड़ से निकलती है, नदी पहाड़ से निकलती है। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पहाड़ से नदी क्या हो रही है, निकल रही है यानी अलग हो रही है। ठीक है। यहाँ अलगाव की स्थिति हो रही है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ अपादान कारक होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं, तो शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए उसे हम संबंध कारक कहलाते, वह क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं हम इसके बारे में। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। ठीक है। तो संबंध क्या हुआ, शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए वहाँ क्या होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक है। इसकी विभक्ति क्या होती है, तो हम लिख लेते हैं विभक्ति। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, का, के, की, रा,
रे, री एवं ना, ने, नी। ठीक है, ये होता है संबंध कारक की विभक्ति, का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 5 मिट्टी के घड़े लाओ। 5 मिट्टी के घड़े लाओ। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। से 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? सॉरी, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी। तो ये सब क्या हुए, यहाँ के का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी के का। तो संबंध कारक का विभक्ति क्या हम बताए थे कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये संबंध कारक हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है में एवं पर। ठीक है, क्या होती है? में एवं पर। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे हमने लिखा इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ में का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा? ये अधिकरण कारक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिल्लाना या पुकारना सूचित होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम। संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिल्लाने या पुकारने सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी विभक्ति कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति होती है कौन कौन सी विभक्ति होती है? तो हे,
ओ, अरे, ये क्या है? ये सब संबोधन कारक के विभक्ति हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। हम जैसे हमने लिखा, हे भगवान मेरा पोता कहाँ गया। हे भगवान मेरा पोता कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हे, ये हो गया हमारा संबोधन कारक, क्योंकि भगवान को संबोधित करके पूछा जा रहा है कि मेरा पोता कहाँ गया। ठीक है, तो इस तरह हो गया संबोधन कारक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।